नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराना। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती जायद फसल के रूप में आमतौर पर फरवरी से मार्च तक की जाती है और इस समय अधिकतर किसान बीजों की सीधी बुआई करते हैं, जबकि इस फसल को अगर अगेती लेते हैं तो अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आज हम अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की तकनीक जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर के डॉक्टर मिथिलेश पांडे से। किसान भाइयों, आप किसी भी सब्जी या फूलों का उत्पादन करते हैं और उसका बाजार भाव सही नहीं मिलता है तो आपको नुकसान होता है, और ऐसा तभी होता है जब क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन एक साथ होता है। इसलिए आप सब्जियों या फूलों की खेती में थोड़ा बदलाव लाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो गर्मी की फसल के लिए आमतौर पर किसान फरवरी में बीज बोते हैं, जिसे उगने में 5 से 8 दिन का समय लगता है और इस फसल में 45 से 55 दिन बाद उत्पादन आना शुरू होता है। तब सभी किसानों की फसल तैयार होती है, जिसके कारण इन सब्जियों का बाजार भाव गिर जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं बीजों की बुआई संरक्षित दशा में इस समय कर दें और 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई करें तो इसकी फसल 1 से 1.5 माह पहले मिलेगी, जिसका बाजार भाव निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू, लौकी, करेला, तरोई, टिंडा, चिचिंडा का समावेश किया जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिसके फल मध्यम आकार के होते हैं। बाजार में तमाम निजी कंपनियां बीज तैयार कर रही हैं। अगर आप संकर बीजों का चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर ये बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आप संकर बीज नहीं लगाना चाहते हैं तो सामान्य बीज भी ले सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। संरक्षित दशा में पॉली हाउस में, नेट हाउस में, सघन पेड़ के नीचे, जर्मिनेशन ट्रे में और पॉलीथीन बैग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध डाली जा सकती है। पहली बात, किसान भाई एक छोटा सा पॉली हाउस, नेट हाउस बनाकर उसमें जर्मिनेशन ट्रे लेकर के कोकोपीट बाजार में उपलब्ध है, कोकोपीट ले लें और कोकोपीट का एक मीडिया तैयार करके और जर्मिनेशन ट्रे में उसकी भराई कर देते हैं। भराई करने के बाद सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई के बाद उसमें एक एक छिद्र में एक एक बीज की बुआई की जाती है। बुआई करने के उपरांत इसको लो टनल पॉली हाउस में या नेट से ढक के और उस पर ट्रे जमाव के लिए रख दिया जाता है। दूसरी विधि यह है कि किसान भाई कुल्हड़ में भली भांत सड़ी हुई गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला करके उसकी भराई कर लें। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद पॉलीथीन बैग में या कुल्हड़ में बुआई करके और उसे शेडनेट के अंदर या पॉली हाउस में, अन्यथा यदि शेडनेट और पॉली हाउस की उपलब्धता नहीं है तो छप्पर के नीचे या सघन पेड़ के नीचे बरामदे में रखकर और इसकी तैयारी पौध तैयार कर सकते हैं। तो जमाव
टेम्परेचर डाउन होने के नाते धीमी गति से होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है इसे छायादार स्थान पे रखने की बात होती है। अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को पानी में भिगोते हैं, तत्पश्चात उन्हें एक सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर किसी गर्म स्थान पर रखते हैं, जैसे बिना सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर भूसे में बीजों को जमाव के लिए भिगोने की अवधि 10 से 12 घंटे। बीजों में अंकुरण हो जाए, इन अंकुरित बीजों को पहले से भरी हुई थैलियों में बुआई कर दें और ये 40 से 45 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान भाई जायद में फसल लेने के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों की इस पौध को तैयार करके फरवरी और मार्च महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। 3x3 मीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर और 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको बायोगैस बनाने पर जानकारी दी थी, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं बायोगैस के उपयोग और इसके लाभों के बारे में जानकारी, जिस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर दीपक शर्मा। हमने सोचा कि क्यों ना एक किसानों के लिए ऐसा एक मॉडल बनाने पे काम किया जाए, जिसमें उस गोबर से पशुपालक के घर या एक ग्रामीण स्तर पे एक बड़ी परियोजना लगाया जा सके, जिससे कि उस गोबर से जो मेथेन उत्पादन होता है उस मेथेन को रोकें हम और उससे एनर्जी उत्पादन करें और उससे विद्युत उत्पादन करें। हमारे राज्य के लगभग सभी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन पशुओं का पालन करके अधिक दूध का उत्पादन भी ले रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसान पशुओं का गोबर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। यदि किसान इस गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाने में करे तो इससे कई फायदे होंगे। ये आप देख रहे हैं कि जब बायोगैस का उत्पादन होता है तो बायोगैस को हम सीधा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमने बायोगैस बलून लगा रखा है। चूँकि बड़ा प्लांट है और हमें आगे लाइट उत्पादन के लिए बायोगैस की स्टोर करना जरूरी है, तो इस जो बायो प्लांट से गोबर गैस जो बन रही है उस गैस को हम यहाँ इस बलून में स्टोर करते हैं। इसकी कैपेसिटी 50 मीटर क्यूब यानी कि 50 क्यूबिक मीटर पर डे है। अब देखेंगे कि इस पाइप के थ्रू ये गैस प्यूरिफिकेशन के लिए जा रही है। इस गैस को चूंकि हमें सीधा जनरेटर से चलाना है तो इसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। इस प्यूरिफिकेशन का एक प्लांट लगा रखा है, जिसके अंतर्गत एक जो खतरनाक गैस आती है जिसको कि H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर निकली नहीं तो बायोगैस से आपका इंजन खराब हो जाएगा। तो उस बायोगैस के हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए प्यूरिफिकेशन प्लांट है। इस प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो गैस निकलती है वो सीधी बायोगैस इंजन में चली जाती है। अब मीटर पैनल लगा हुआ है जिसमें कि सारे कंट्रोलिंग यूनिट है। अब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे सीधा गैस से चला रहे हैं। बिल्कुल सिंपल रख रखाव है इसका और ऑटो स्टार्ट है, जिसमें आप एक सिंपल चाबी घुमा के इस इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बार में ये 30 kV है, यानी कि 30 किलो वोल्टेज एक साथ उत्पादित कर सकता है और एक साथ कम से कम अपन 40 पंखे या इसके इक्विवेलेंट इसको ऑपरेशन में ले सकते हैं। गैस उत्पादन की क्षमता है वो आपने देखा 100 क्यूबिक मीटर है और इस 100 क्यूबिक मीटर से अगर अपन सिंपल बात करें तो 1 मीटर क्यूब से 1 यूनिट विद्युत उत्पादन होता है। तो इस 1 यूनिट विद्युत उत्पादन का मतलब हम कुल मिला के एक दिन में अपने इस प्लांट से 100 यूनिट प्रतिदिन उत्पादित कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कैसे एक सिंपल गोबर से हम न केवल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं बल्कि स्लरी के रूप में और स्लरी से वर्मी कंपोस्ट बना के बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद हम उत्पादित कर सकते हैं। तो पंचायत स्तर पे इस तरह का बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है जिससे कि इमरजेंसी में विद्युत उत्पादन आपके पास रहे, साथ साथ कुछ घरों को हम गोबर गैस से खाना बनाने की सुविधा भी दे पाएँ। इससे हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि हम LPG के सिलेंडर आजकल यूज़ करते हैं, जो कि ज़मीन से निकलने वाली गैस है और एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है, तो उस गैस को भी हम बहुमूल्य गैस है वो हमारे लिए, उसको हम अगर इससे रिप्लेस कर देते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं बायोगैस संयंत्र लगवाने के फायदे के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। गैस खाना बनाने के काम आती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, सिंचाई यंत्र चलाने में उपयोगी है, जनरेटर चलाने में उपयोग, उच्च गुणवत्ता की खाद मिलती है, पेड़ों की कटाई कम होती है, पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। जमीन स्तर पे, पंचायत स्तर पे इस पूरे प्लांट को लगाने की बात करें तो लगभग 2000 किलो गोबर का जरूरत पड़ेगी और आमतौर पे अपन सब किसान भाई जानते हैं कि 10 से 12 किलो गोबर एक गाय प्रतिदिन उत्पादित करती है। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो 200 पशु किसी गांव में है तो उन 200 पशुओं को
के सारे गोबर को यूज़ करके ग्रामीण स्तर पर गैस उत्पादन किया जा सकता है। और अगर इस गैस को हम कुकिंग में काम लेंगे, यानी कि खाना बनाने में काम लेंगे, तो इसकी जो लागत है प्लांट की वो 20 लाख के आसपास आएगी। इस 20 लाख में हम इतना सा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत कम है, इस इन्वेस्टमेंट में पूरे गांव को गैस सप्लाई कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करेंगे तो लगभग 10-15 लाख में इस तरह का एक प्रोजेक्ट लग सकता है, जो कि 30 kV है, जो कि एक गांव में घरेलू विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत खपत के लिए लगभग बराबर काम आ सकता है। उसको हम यूज़ करके इमरजेंसी में गांव में ये पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। तो किसानों के लिए सबसे उपयोगी तो होता है उसका खाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो स्लरी निकलती है, उस स्लरी को हमने क्या किया है, स्लरी का मतलब जो गोबर पचता है और मेथेन गैस निकलने के बाद जो बचा हुआ उत्पाद है, ये उत्पाद बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को, इस उपजाऊ खाद को हम सीधा सीधा उपयोग में लाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक टैंक बनाया है और इस टैंक के साथ ये डी वाटर लगाया है। अब आप सोचें कि पानी की कमी है राजस्थान में और हमारा जो उत्पादन है वो पानी पे बेस है, तो हमने क्या किया है कि एक मशीन लगाई है जिससे ये स्लरी वापस गाढ़ी हो जाए और इस गाढ़ी स्लरी को हम उपयोग में ले सकें खाद के रूप में। और इसमें जो पानी निकलता है ये पानी वापस उस टैंक में चला जाता है, जिससे कि आपका पानी की बचत हो जाती है। तो ये स्लरी हालांकि बहुत उपजाऊ है, लेकिन कई बार क्या ये पूर्ण पचित नहीं होती है। पूर्ण पचित नहीं होगी तो ये अच्छा खाद नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने इसको क्या किया है कि यहाँ से पानी कम करने के बाद इसको हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए ले जाते हैं और 20 से 40 दिन के अंदर जो केंचुए हैं वो इसको बहुत अच्छी खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वी चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद आवश्यकता अनुसार प्रथम सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद जब खेत चलने लायक हो जाए तब बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में दोपहर में करना अधिक प्रभावी होता है। गेहूंसा एवं जंगली जई आदि पतली पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75 WP की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP की 33 ग्राम मात्रा अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 WP की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP एवं मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5 WG की 40 ग्राम मात्रा पहली सिंचाई के बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। घाटी क्षेत्रों में गोभी की फसल में नमी संरक्षण हेतु जैविक पलवार को पंक्तियों के बीच में बिछा दें। राई, पालक, मेथी की पत्तियों की तुड़ाई कर विपणन करें। तुड़ाई के उपरांत हल्की सिंचाई कर संस्तुत मात्रा में यूरिया का बुरकाव करें। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज पौध को फफूंदनाशक से जड़ शोधन के पश्चात उचित दूरी पर रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से अधिक दिन के नहीं होने चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। सेब, नाशपाती, अखरोट आदि के लिए नया बगीचा स्थापित करने के लिए गड्ढा खुदाई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। सेब के मूल वृंत यानी रूट स्टॉक तैयार करने हेतु बीज की बुआई करें। बागानों में बरसात मौसम में उगी हुई झाड़ियां तथा जमीन पर गिरी हुई पत्तियां एकत्र करके नष्ट कर दें। सेब, नाशपाती आदि वृक्षों के थालों की सफाई का कार्य करें। छोटे फल पौधों को पाले से बचाने के लिए लकड़ी, घास फूस के छप्पर से ढक कर रखें। ठंड के मौसम में मधुमक्खी मौन गृह से बाहर कम निकलती है, अतः मौन गृह में कृत्रिम भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। छाल खाने वाले कीटों एवं तना भेदक कीटों के नियंत्रण हेतु पहले जालों एवं छेदों को साफ कर देते हैं, फिर छिद्रों में 0.05% डाइक्लोरोवास का घोल डालकर इसे बंद कर दें। इनका प्रकोप साल में एक ही बार होता है। यदि प्रकोप होने पर तुरंत रोकथाम न की जाए तो यह अति हानि पहुंचा सकते हैं। आम के बागों में फोमा ब्लाइट के नियंत्रण हेतु आवश्यकता पड़ने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बैंगन के मुरझाने की अवस्था में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि पूरा पौधा सूख रहा हो तो इसी घोल से जड़ों की सिंचाई करें। मटर में पौधों की सूखने एवं निचली पत्तियां पीले पड़ने की अवस्था में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर जड़ों की सिंचाई करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए पशु घर का प्रबंध ठीक से करें। गाय भैंस को शीतला रोग यानी रिंडर पेस्ट का टीका लगवाएं। पशुओं को ठंड से बचाव हेतु सूखी घास, पुआल जो जानवरों को खाने में उपयोग नहीं आती हो, बिछावन के रूप में प्रयोग करें। खिड़की दरवाजों पर त्रिपाल लगा दें ताकि ठंडी हवा प्रवेश न कर सके। इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में न्यूमोनिया की संभावना अधिक रहती है, इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें। ओस की बूंदों से भीगी घास को धूप में सुखाने के पश्चात चारे के लिए उपयोग करें। पशुशाला के अंदर हानिकारक कीटाणुओं से बचाव हेतु कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने के घोल से पूरे पशुशाला की पुताई करने के साथ साथ पशु के खुरों पर भी अच्छी तरह से लगा दें। मुर्गी बाड़े के अंदर बल्ब जलाकर रखें व बिछावन को 1 दिन में 2 से 3 बार पलटाई करें। ठंड से बचाव हेतु एंटीबायोटिक औषधि दें। जॉन डेयर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रेहपुरा, जिला रामपुर के आशुतोष कुशवाहा ने। आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो पहले मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है। कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम नर पशु द्वारा वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा एकत्रित करते हैं, उसको संसाधित करते हैं और प्रोसेस करते हैं। संसाधित प्रोसेस करके फिर उसको हम कृत्रिम विधि द्वारा ही मादा पशु के प्रजनन नली में डिपॉजिट कर देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले किसान भाइयों को जानवरों में गर्मी के लक्षण को जानना अति आवश्यक है। जैसे गाय है, यदि गाय गर्मी में आएगी तो वो दूध देना कम कर देती है, चारा दाना कम कर देती है, एक गाय दूसरे गाय के ऊपर चढ़ती है, और जो गर्म गाय होती है वह चुपचाप शांत होकर खड़ी रहती है। उसके जो है पेशाब के रास्ते कुछ सफ़ेद लसलसा स्राव आता है और उसके वेजाइना में सूजन आ जाता है। तो ये तमाम लक्षण हैं जिसको किसान भाइयों को जानना चाहिए। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ होते हैं। किसान भाई जो छोटे तबके के किसान भाई हैं जो 1 या 2 पशु को पालते हैं, उनको सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को रिकॉर्ड रखने में आसानी रखती है, क्योंकि जिस दिन वो कृत्रिम गर्भाधान कराएं और उस दिन को वो नोट कर लेते हैं तो उनको जो बच्चा देने का दिन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। से हम कुछ ऐसे भी सांड होते हैं जो अच्छे नस्ल के हैं लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं या वो जानवरों पे नहीं चढ़ सकते हैं, उनका पैर टूटा है, तो हम उसके भी वीर्य को निकाल के हम मादा पशु में डाल सकते हैं। इसके अलावा पाल दिलाने में भी आसानी रहती है, चोट नहीं लगता है। तो कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छी तकनीक है और कृत्रिम गर्भाधान कराने का एक सही समय होता है। यदि जानवर गर्म होती है और सुबह में गर्मी में आती है तो शाम को कराएं, और शाम को गर्मी में आती है तो अगले दिन सुबह ही कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कभी कभी 36 घंटे 40 घंटे तक गर्म रहते हैं, तो उनको 12 घंटे के अंतराल पे कम से कम 2 बार जो है कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जानवरों को शांत वातावरण में रखें, कुछ देर तक उसको चलने फिरने न दें, उसको जो है अच्छा भोजन दें, थोड़ा एपेटाइजर टाइप का भोजन दें जो आसानी से सुपाच्य हो, और कम से कम आधे घंटे तक उसको छायादार जगह पर रखें। और जो किसान भाई दूर दराज इलाके में रहते हैं जिनको कि आसानी से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वह अपने निकट के पशु चिकित्सा केंद्र पे संपर्क करें और प्रयास करें कि वो पशु चिकित्सक को ही बुला के गर्भाधान कराएं। तो किसान भाई यदि इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हैं तो पशुओं में गर्भित होने का दर बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anndataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अलसी की फसल का करें सही प्रबंधन, पाएं अधिक उत्पादन। मौसम पूर्वानुमान के आंकड़ों के आधार पर यूपी के किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।